Network. What is a network? Network consists of two words, net and work. Net means a web. Work means to do something. When we do something in a web, that forms a network. कोई इश्यू समझ में आया? हम सारे एक रूम में बैठे हैं, हम क्या है? नेटवर्क। एक नेटवर्क में दो लोग भी हो सकते हैं, दो से मतलब सबसे छोटा नेटवर्क कितने लोगों को बनेगा? एक बंदा का भी नेटवर्क नहीं बना सकता। दिस थिंग इज क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? फाइन। आफ्टर दैट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्क के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट इज सेंडर, सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज, फोर्थ थिंग इज डेटा, फिफ्थ थिंग इज प्रोटोकॉल। कोई इशू? किसी को इन 5 टर्म्स में किसी टर्म की क्लैरिटी ना हो, सेंडर जो भेजेगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा, मीडियम, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मीडियम क्या है? एयर। साउंड एनर्जी किसमें ट्रेवल कर रही है? एयर में। एग्री? डेटा क्या है? जो इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं, जो आपके कान अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दिस थिंग इज क्लियर? एक बात याद रखना, आप मेरी बात समझ क्यों पा रहे हो? क्योंकि आपके कान जो आवाज सुन रहे हैं वो जिस लैंग्वेज में है वो आपको पहले ही पता है। समझ में आया? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी आपको पहले ही आती है, तभी आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। इसका मतलब हम एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब एक रूल है कि हम दोनों सेम लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप मेरी बात कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? एक रूल। रूल क्या है? वी विल टॉक ऑलवेज इन सेम लैंग्वेज। एक दूसरे को समझाने के लिए सेम लैंग्वेज यूज करना जरूरी है। दिस थिंग इज क्लियर? कोई इश्यू किसी को? चले आगे? फाइन। पांचों टर्म्स क्लियर? yesterday we discussed the reason why we, मैं नेटवर्क लेके क्यों आया, तो मैंने रीजन बताया था। पहला रीजन क्या था? दूसरा सिक्योरिटी। गाइस अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। फाइन। एक बात बताओ यार, आप एक गाड़ी खरीदी आपने $200 की। फाइन, एक एग्जांपल है। क्या आप उस गाड़ी को सिक्योर करने के लिए $2000 खर्च कर दोगे? नहीं, ये बेवकूफी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एसेट का मतलब कितने लोगों को पता है? एसेट बोलते हो आप, एसेट बोलते हो, ASSET, एसेट। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं इस कंपनी के लिए एक एसेट हूं, या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक एसेट हो। एसेट का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग। फाइन, कोई भी वैल्यूएबल थिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कभी भी एक एसेट को सिक्योर करने के लिए मैं उसकी जो डिफाइंड वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा कभी भी खर्च नहीं करूंगा। मेरी बात का मतलब बहुत ध्यान से समझना कि किसी भी चीज को सिक्योर रखने के लिए मैंने उस चीज को बनाने में जितना पैसा खर्च किया है उससे ज्यादा मैं पैसा उसकी सिक्योरिटी में खर्च नहीं करूंगा कभी भी। एग्री और नॉट? इसका मतलब कोई भी चीज कभी भी 100% सिक्योर नहीं होगी।
वो कितनी सिक्योर होगी जितना मैं सिक्योर करना चाहूंगा। और क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा सिक्योर कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, उतनी तो उसकी वैल्यू थी नहीं। भाई एक बैंक में 1 करोड़ रुपए है, उसकी सिक्योरिटी मैंने एक टीम हायर करी जिसको मैं महीने के 30 लाख रुपए देता हूं, कोई फायदा है? मैं उस 1 करोड़ से इतना कमाता नहीं हूं महीने में जितने उस सिक्योरिटी कंपनी को दे देता हूं। एग्री और नॉट? इसका मतलब कोई भी चीज कभी 100% सिक्योर नहीं होती। सेम सेम थिंग गोज विद अस, सेम थिंग गोज विद नेटवर्क। क्या हम 100% सिक्योर हैं? नहीं। तो अभी नेटवर्क भी कभी भी 100% सिक्योर नहीं होता। दिस थिंग इज क्लियर? गाइस अगर मैं एक एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, अभी आप लोगों को नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कौन हो? एंड यूजर। तो एंड यूजर से अगर मैं नेटवर्क को देखूं तो उनके लिए नेटवर्क ये है, ये 3 टर्म्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फाइन, कैसे? पहली टर्म क्या लिखी मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? गाइस बहुत ध्यान से समझना है बात। फर्स्ट टर्म क्या थी? कॉन्फिडेंशियलिटी। फाइन, इसका मतलब है सबसे पहली बात, डेटा 2 तरह से हो सकता है नेटवर्क में। इन अ नेटवर्क डेटा कैन बी फाउंड इन 2 वेज। सबसे पहला स्टैटिक, दूसरा फ्लोटिंग। कितनी लोगों को इस बात का मतलब समझ में आया? ऑफ ट्रैक तो नहीं हुआ अभी? ज्यादा तो नहीं हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, उस पर बाद में आऊंगा, पहले बता रहा हूं डेटा थोड़ी सी आगे कर यार, फटाफट इसको चेयर पीछे कर ले, कल इसको सेटल करवा दूंगा। 2 तरीके से मेरे नेटवर्क में डेटा होगा। कैसे? फेसबुक सर्वर है, सेव करके रखते हैं आपका डेटा, एग्री? मतलब एक डेटा स्टैटिक डेटा जो एक जगह पे हमेशा क्या रहता है? सेव। आप फेसबुक पे एक मैसेज भेज रहे हो अपने दूसरे फ्रेंड को, वो क्या है? फ्लोटिंग डेटा। वो क्या करता रहता है नेटवर्क में? फ्लोट, एक जगह से दूसरी तरफ जगह पे जा रहा है, एग्री? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? जो स्टैटिक डेटा है उसको कभी भी ऑथोराइज यूजर की बजाय एक अनऑथोराइज यूजर एक्सेस ना कर पाए। मेरा फेसबुक सर्वर है, लेट से मेरी फेसबुक आईडी है, मेरा कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा फेसबुक सर्वर पे पड़ा है, ऑथोराइज यूजर कौन है उसको एक्सेस करने के लिए? मैं। तो सिर्फ मैं ही उसको एक्सेस कर सकूं और कोई उसको एक्सेस, ये टर्म किसको डिफाइन करती है? पहला डेटा तो मैंने सिक्योर कर लिया, जो कौन सा डेटा था? स्टैटिक। अब अबाउट फ्लोटिंग डेटा, मैं आप मैसेज भेज रहे हो एक एंड से दूसरे एंड पे, वो कौन सा डेटा है? उसको सिक्योर कैसे करोगे? एनक्रिप्ट करके। कैसे करोगे? एनक्रिप्ट करके। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनक्रिप्शन? मैंने अपनी मम्मी के सामने ही अपनी बीवी को बोला आई लव यू, तो मेरी मम्मी थोड़े पुराने ख्याल किसी के, क्या बकवास कर रहा है? हाँ, मेरी मम्मी थोड़े पुराने ख्याल की तो ऐसे बोली, तो मैंने कहा यार मैं आई लव यू बोलना तो नहीं छोड़ सकता। तो मेरी बीवी ने कहा कोई ऐसी भाषा में बोलोगे सिर्फ मुझे ही समझ में आए और कोई चीज को समझ ना पाए। भाई मेरी शादी नहीं हुई ऐसा मत सोचना, एग्जाम्पल था, ठीक है जी? तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसी लैंग्वेज में बोलो कि सिर्फ मुझे समझ में आए और किसी को समझ में ना आए। दैट थिंग इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। क्या मैं डेटा के फॉर्मेट को क्या कर दूंगा? चेंज। फाइन, जैसे कि मैंने लिखा एबीसी, एबीसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ये क्या हो गया? एनक्रिप्टेड। याद रखना, जिस
एल्गोरिथम से मैं इसको एनक्रिप्ट कर रहा हूं, सेम एल्गोरिथम से तो तुम उसको क्या करोगे, डीक्रिप्ट। क्या करोगे, डीक्रिप्ट। डीक्रिप्ट का मतलब अगर मुझे पता है ए का मतलब 8 है, बी का मतलब 9 है, सी का मतलब 0 है, तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए, तभी तुम उसको डीक्रिप्ट कर पाओगे। तो एंड यूजर के लिए नेटवर्क यही है कि उसकी इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करे, सिक्योरली फ्लो करे। एग्री और नॉट, दिस थिंग इज क्लियर। दूसरी, दो तरह का डेटा होता है, समझ में आया, एक जो फ्लो करता है, दूसरा जो स्टैटिक रहता है। दूसरी टर्म क्या थी सीआईए में, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, अब मेरी जगह मैं बन के आपको कोई इंफॉर्मेशन ना सेंड कर दे। अटैक्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अटैक्स? आपके पास एक फोन कॉल आया, मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम हो गई, क्या पता वो फेक कॉल हो, एग्री और नॉट, फेक भी तो हो सकता है। तो कभी भी ऐसा कोई फेकिंग नेटवर्क में ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। दैट थिंग इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, कि मेरी आइडेंटिटी मुझसे कोई छीने ना। ठीक है जी, मेरी आइडेंटिटी मैं ही रहूं, मेरी आइडेंटिटी कभी भी लॉस्ट ना हो, यही यूजर चाहता है। एक बात बताओ, जितने लोग कंपनीज में काम करते हैं, इनके पास सबसे पहले एक एक्सेस कार्ड होता है, देखा आपने, कंपनी में एक्सेस कार्ड होता है एक्सेस करने के लिए, कंपनी के अंदर जाने के लिए। उसके बाद जब ये लोग अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, दे व्हाट दे आर यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी और को बता देंगे तो उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, और आइडेंटिटी शेयर होगी तो नेटवर्क में अटैक हो सकता है। फंसेगा कौन, जिसकी आइडेंटिटी है, असली में कर कोई और रहा है। दिस थिंग इज क्लियर। इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आया सबको। थर्ड थिंग क्या है, अवेलेबिलिटी। भाई आप टीसीएस में काम करते हो सारे, आप कंपनी में जाते हो, नेटवर्क ही नहीं है, मतलब आप ब्राउजर में फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी लिखते हो, कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर मैं आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे को आपको नेटवर्क की क्या प्रोवाइड करनी है, अवेलेबिलिटी। एग्री और नॉट, नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ओके। एग्जांपल किसी ऐसी कंपनी से लेते हैं जो पूरी नेटवर्क बेस्ड कंपनी है, फाइन, लेट्स टॉक अबाउट जेबोंग। बिना नेटवर्क के क्या है जेबोंग, कुछ नहीं है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, वो ऑनलाइन ही रिसीव करते होंगे उस ऑर्डर को, ऑनलाइन ही फॉरवर्ड करते होंगे उस ऑर्डर को, सब कुछ क्या होता है, ऑनलाइन। तो जिस कंपनी के लिए नेटवर्क ही सब कुछ है, उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी। अब गाइस होता क्या है, मैंने नेटवर्क बनाया, मैं क्या चाहूंगा, मेरा नेटवर्क क्या हो, अवेलेबल हो, एंड यूजर तक कॉन्फिडेंशियल हो, और इंटीग्रेटेड भी हो, ये चीजें मैं चाहूंगा। सिक्योरिटी अपने आप आ गई, दिख गया सबको, स्पीड पहले ही थी। दिस थिंग इज क्लियर। तो जब भी नेटवर्क डिजाइन करते हैं, ये तीन चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या चीजें थी वो, इंटीग्रिटी और अगर मैं एक नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकता, तो ऐसे नेटवर्क का कोई यूज नहीं है यार। जब टाइम पे ही हेल्प नहीं की किसी ने, तो क्या यूज। हम कहते हैं ना रियल टाइम में, क्या बोलते हैं, यार तू कैसा दोस्त है, तूने मेरी कभी टाइम पे ही हेल्प। जब जिस टाइम पे नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए था, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट कभी नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। इतनी बात समझ में आई सबको, आगे चलें। तो मैंने क्या कहा आपको, जब भी मेरे को एक नेटवर्क डिजाइन करना है, तीन बातें दिमाग में रखनी है। तीन बातों को आप ट्रायंगल की तीन साइड्स मान लो। मैं समझाना क्या चाहता हूं ये बात बता के, अगर मैं ध्यान दूंगा अवेलेबिलिटी पे, ये साइड बड़ी होगी,
ये साइड बड़ी होगी तो बाकी दो साइड पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। एग्री और नॉट? ट्रायंगल है, मैथ्स पता है सबको, अगर मैं एक साइड को बड़ा करूंगा बाकी दो साइड्स पे भी फर्क पड़ेगा। एग्री और नॉट? स्केयर तो है नहीं, स्केयर होता तो फर्क तो तब भी पड़ता, फर्क तो तब भी पड़ता। सोच के देखना इस चीज को, एक साइड को बढ़ाने से दूसरी साइड पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर मैं सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी पे ध्यान देता तो किस पे फर्क पड़ता, इंटीग्रिटी और, इसका मतलब मुझे ध्यान देना है मेरा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, इक्विलेटरल। कैसा होना चाहिए, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसको तीन ही साइड्स क्या होती है, इक्वल। दिस थिंग इज क्लियर सबको, आगे चले। ठीक है, ट्रायंगल मस्ट बी network types. Network is divided on the basis of area. ठीक है, ठीक है जी। ठीक है भाई, यहां से चिल्लाता था क्या, शालू आई लव यू, लाइक दिस। होता क्या था, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है इंफॉर्मेशन, एनर्जी की फॉर्म में। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। और ये मैसेज हमेशा शालू के पास पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता था, खत्म। ठीक है जी, इसका मतलब अगर मैं मैसेज भेज रहा हूं तो ये गारंटी तो होनी चाहिए ना कि जिस सिग्नल स्ट्रेंथ से, किससे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वर्ड मैंने क्यों यूज किया यहां, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, एनर्जी की। किसकी बात कर रहा हूं, देखो यार फिर एग्जांपल समझो, मैंने यहां से बॉल फेंकी, क्या वो उड़ती ही रहेगी और जाती ही रहेगी, कहीं तो गिरेगी। मैंने बोला, यहां खड़ा होकर मैं कुछ बोल रहा हूं, ये हर जगह थोड़ा ना सुन रहा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, वरना हम बात ही ना कर पाते। पता है आपको, अगर ऐसा होता तो वी कैन नॉट टॉक, क्योंकि हमें किसी और की आवाजें ही सुन रही होती। मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो क्योंकि आप मेरे एनर्जी रेंज में हो। दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है एनर्जी क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। ठीक है जी, इसलिए मुझे क्या ध्यान रखना है, जब भी मैं दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं उसके बीच में जो केबल यूज कर रहा हूं, फाइन, वो केबल ऐसी हो कि मुझे पता हो वो केबल कितने डिस्टेंस तक ट्रैफिक को कैरी कर सकती है और कितने डिस्टेंस के बाद उस पर सिग्नल या ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है जी, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने दो सिस्टम्स लिए, कुछ भी एंड यूजर दो लैपटॉप्स लिए, मैंने उनको कनेक्ट कर दिया। इस वायर की कैपेबिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। कैपेबिलिटी इन द सेंस कि इस पे लेंथ और स्पीड क्या है। लेंथ से क्या मतलब है कि ये कितने लेंथ तक ट्रैफिक को सही कैरी कर सकती है, और डिस्टेंस, ओ स्पीड से मतलब क्या है कि जो ट्रैफिक कैरी होगा किस स्पीड से जाएगा। गाइस दो टर्म्स हैं, बैंडविड्थ और स्पीड, सबने सुनी है। क्या मतलब होता है बैंडविड्थ का और क्या मतलब होता है स्पीड का। बिल्कुल सही, मेरे को जिंदगी में पहली बार किसी ने सही जवाब दिया इस बात का, सही में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये बॉटल है, इस बॉटल में से पानी फ्लो कर रहा है, जगह कितनी है, इतनी है, मैक्सिमम पानी इतना ही फ्लो कर सकता है। ये इस बॉटल की क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक्चुअली क्या डिफाइन करती है कि बैंड की मैक्सिमम विड्थ क्या है, बैंड मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। एग्री,
इस रूम में मैक्सिमम 50 लोग बैठ सकते हैं, 50 से ज्यादा। तो ये उस कमरे की क्या है, बैंडविड्थ। और अगर क्लास चल रही है, 5 ही लोग क्या हैं, पढ़ रहे हैं इसमें, तो वो उस, अगर मैं कहूं इसमें से पानी सिर्फ इतना ही फ्लो कर रहा है, इस लेवल तक ही फ्लो कर रहा है, तो वो क्या है, स्पीड। एक्चुअल ट्रांसफर रेट को क्या बोलते हैं, स्पीड। और मैक्सिमम ट्रांसफर रेट को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। कि ये बॉटल मैक्सिमम कितना पानी एक टाइम पे कैरी कर सकती है, वो उस बॉटल की क्या होगी, बैंडविड्थ। और इस बॉटल में से एक्चुअली पानी किस स्पीड पे फ्लो कर रहा है, वो क्या होगी, स्पीड। ठीक है। आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया घर पे, सबने लिया हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबने देखा हुआ है, फाइन। आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया घर पे 2 MBPS का, आपका पेट नहीं भरा उससे, आपको डाउनलोडिंग स्पीड और ज्यादा चाहिए। आपने ISP को बोला मेरा इंटरनेट कनेक्शन 2 की जगह कितने MBPS का कर दो, 4। ISP ने कभी ये लिंक चेंज किया नहीं, लेकिन फिर भी आपकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज। इसका मतलब उसने अपने एंड से स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। मीडियम की बैंडविड्थ अभी भी क्या, बहुत ज्यादा। अगर आप ज्यादा मांगोगे आपको ज्यादा भी मिल जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो बैंडविड्थ और स्पीड में कभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बैंडविड्थ क्या है, इस बैंड की मैक्सिमम विड्थ, और स्पीड क्या है, जो इस पे एक्चुअल ट्रांसफर रेट है, फाइन। तो ISP आपके घर पे जब भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाएगा, आपको क्या प्रोवाइड करेगा, स्पीड, ना कि बैंडविड्थ, फाइन। Sir, what is the actual bandwidth of that wire? Yes, What is the actual bandwidth of that wire? that will depend on the media they are using. Means normally we are using It optical can fiber be या 1000 coaxial. MBPS also. It can be. सर हमें तो डिवाइड बाय 8 क्यों मिलता है ऐसे क्यों? Bro, that is the difference because we write it like this. This is, they write it like this. This is called bits. That's why we divide it by 8. Fine. Next thing. First network type is local area. LAN means a सिंगल नेटवर्क, फाइन। कल बात की थी हमने। दूसरा पॉइंट, विल बी इंप्लीमेंटेड इन द बिल्डिंग। कहां इंप्लीमेंट करूंगा इसको मैं, ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है जी। डिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड स्ट्रेंथ के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेटा क्या हो जाएगा, लॉस। तो तभी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा डेटा लॉस ना हो। इतनी बात समझ में आई सबको। अब किसी ने मेरे से पूछा सर क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इन द सेंस, आपकी एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग ही बहुत बड़ी थी भाई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। एक कंप्यूटर था 10th फ्लोर पे, एक कंप्यूटर था, आपने कनेक्ट किया इसको, ठीक है जी। आपने देखा कि कुछ डेटा अभी भी क्या हो रहा है, लॉस। तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, सॉल्यूशन है। कुछ डिवाइसेस आते हैं मेरे पास नेटवर्क में जिनको क्या बोलते हैं, रिपीटर्स। व्हाट वी कॉल देम, जो क्या करते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बूस्ट कर देते हैं। बूस्ट करना मतलब इंक्रीज कर देना स्ट्रेंथ को दोबारा, फाइन। एक्चुअली वो क्या करते हैं, सिग्नल आया उसके बाद सिग्नल को रीजनरेट कर देते हैं दोबारा, आया उसको कॉपी किया और रीजनरेट करके दोबारा भेज दिया एक्चुअल स्ट्रेंथ के बाद साथ। जैसे मैंने यहां से आवाज मारी, कुछ भी बोला,
रास्ते में किसी ने क्या किया, उस आवाज को सुना और वही आवाज आगे कंटिन्यू कर दी। जैसे हम किसी का बार मार तो उसको नहीं सुनता, बीच वाला पास। हाँ, बीच वाला पास कर देता है। फाइन, ऐसे ही हुआ कुछ। रिपीटर का ये काम होता है कि वो सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंप्रूव और बूस्ट कर देगा। बूस्ट करने का मतलब सिग्नल लेवल को क्या कर देना, बढ़ा देना। फाइन। नेक्स्ट कंसर्न लैन को लेके। हाँ जी, जैसे कि हम लोग एक बिल्डिंग में ये लिमिटेड है ना, ये सिंगल नेटवर्क लैन, अगर हम दो बिल्डिंग में बीच में रिपीटर्स लगा दें तो सर वो लैन हाँ तो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर लैन वैसे क्यों यूज करें दो बिल्डिंग को कनेक्ट मैंने करने आपको रीजन भी तो बता दिया कि मैं एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग में इसको यूज क्यों कर रहा हूँ। व्हाट्स द रीजन? रीजन इज डेटा लॉस। जहां डेटा लॉस नहीं होगा, दो छोटी छोटी बिल्डिंग है यार, कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा, वहां मैं सिंगल लैन यूज कर सकता हूँ। हाँ हाँ जी, तो नहीं हो रहा है बिल्कुल लगा दो आप रिपीटर। हाँ, दैट विल बी अ लैन, कोई इशू नहीं आएगा। यू कैन इम्प्लीमेंट इट लाइक दैट। लेकिन इशू कहाँ आएगा, जब आपकी दो बिल्डिंग्स एट अ डिस्टेंस है, लेट से 1 किलोमीटर है, कितने रिपीटर लगाओगे आप? मैंने आपको सबसे पहले एक बात समझाई, मैं जो नेटवर्क बना रहा हूं, सबसे बड़ा मैटर होता है कॉस्ट। मेरे को नेटवर्क से इतना काम नहीं लेना जितनी मैं उस पर क्या लगा दूं, कॉस्ट। लैन से ज़्यादा रिपीटर महंगे पड़ेंगे। देखो प्रॉब्लम आ गई ना। सबसे पहली माइंड में बात क्या आनी चाहिए, कॉस्ट। गाइस, आप सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ रहे हो, ये जितनी बातें मैं कॉस्ट, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर अवेलेबिलिटी, ये सारी बातें कौन ध्यान रखता है, जो नेटवर्क को डिजाइन करता है। फाइन। अभी जैसे जैसे आप नेटवर्किंग में मूव ऑन करोगे, आपको पता चलेगा ये सब काम एक बंदे का नहीं है। अ ग्रुप ऑफ टीम इज देयर हु इज डूइंग दिस वर्क। एक बंदा डिजाइन करता है, एक बंदा उस डिजाइन को वेरीफाई करता है कि हाँ भाई, इस प्लान को मैं इंप्लीमेंट आज के टाइम में कर भी सकता हूं या नहीं। अगर वो प्लान पास हो जाता है, फिर वो क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। फिर अलग बंदा उसको क्या करता है, इंप्लीमेंट। फिर वो इंप्लीमेंट करने के बाद तुम्हें क्या बताता है, भाई इंप्लीमेंटेशन में ये प्रॉब्लम आई है, अपने डिजाइन को क्या करो, चेक करो दोबारा, इस डिजाइन में ये इंप्लीमेंटेशन काम नहीं कर रहा। तो जो बंदा डिजाइन कर रहा है नेटवर्क को, डिजाइन किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, पैसे के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। सबसे पहली चीज क्या मैटर करती है, कॉस्ट। और हमेशा याद रखना, एक नेटवर्क में अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इश्यू होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपने आज एक कंपनी के लिए नेटवर्क बनाया, ठीक है, आप जब एक कंपनी के लिए नेटवर्क बनाते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता, आप उनको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हो, उनको लिख के देते हो कि ये नेटवर्क आपके लिए 99% अवेलेबल रहेगा। अगर ये नेटवर्क 1% डाउन होता है तो मैं इसको 40 मिनट में ठीक करके वापस आपको दे दूंगा। मतलब डाउन टाइम कितना है, 40 मिनट। लेकिन 40 मिनट में नेटवर्क ठीक ना हुआ और उस कंपनी को कोई लॉस हो गया, उसमें कुछ परसेंट पैसे आपको भी भरने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अवेलेबिलिटी के नेटवर्किंग कंपनीज को साइन करने पड़ते हैं। तभी आपने देखा होगा, एक सॉफ्टवेयर की जॉब में एक डेवलपर होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, 1 साल में बंदा बन जाता है। नेटवर्किंग की जॉब में इंप्लीमेंटेशन में जाने में आदमी को कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। क्यों? उसको इतना बड़ा रिस्क, यार वो कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दे, किसी इंटरफेस को शट कर दे, कोई कंपनी डाउन हो जाए, फिर मैं इतना बड़ा रिस्क उसको नहीं दे सकता। तो कभी भी कंपनी में जाते ही आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने को नहीं मिलेगी। कम से कम फॉर 2 years यू विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन। 2 साल तो आप सिर्फ देखोगे कंपनी में चल क्या रहा है। ठीक है जी। बहुत क्रिटिकल जॉब होती है नेटवर्क इंजीनियर की, डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल में हो भाई। तो बात करी हमने लैन में डेटा लॉस होगा। मैंने एक पॉइंट और लिखा, किसी ने पढ़ा? जब यार एरिया छोटा है तो यूजर भी क्या रखने पड़ेंगे, लिमिटेड। क्यों? व्हाट्स द रीजन? आपने एक वर्ड सुना है,
जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां क्या होता है? एक्सीडेंट। एक चीज और होती है, पॉल्यूशन। भाई ने बोला किसी ने, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? सफोकेशन। अब डिवाइसेस को कभी सफोकेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वो भाई मशीन से, हम कौन है? ह्यूमंस है। एग्री? डिवाइसेस में क्या होता है? कंजेशन होता। व्हाट वी कॉल इट? कंजेशन। घुटना। घुटने का मतलब समझते हो? ये वाले घुटने की बात नहीं कर रहा मैं, घुटना, दम घुटना। फाइन। तो अगर एक लैन में मैं बहुत सारे यूजर्स लगा दूंगा, ये बात भी आपको टाइम टू टाइम समझ में आएगी कंजेशन क्या होती है। अगर मैंने मल्टीपल डिवाइसेस लगा दिए, भाई कोई बंदा तो होगा जो उनकी बात करवाएगा। एग्री और नॉट? एक साथ मैं मैक्सिमम कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं? 2। एक साथ एक वायर को यूज करके मैं मैक्सिमम कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं? 2। अगर मुझे 2 से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो 2 वायर दे देता हूं, 3 लैपटॉप दे देता हूं, कनेक्ट करके दिखा दो। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, अब दोबारा एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर बनाया गया था कंप्यूटेशन के लिए। किस लिए? मैंने उसको बनाया किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंप्यूटर में मैंने एक एनआईसी लगाया। क्या लगाया? एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक एनआईसी का मतलब है कंप्यूटर की एक आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब कंप्यूटर में एक एनआईसी है तो कनेक्शन भी कितने बनाएगा? एक। तो एक कंप्यूटर कितने कनेक्शन बना सकता है मैक्सिमम? एक कंप्यूटर से एक कनेक्शन बना, दूसरे से दूसरा बना। 2 से ज्यादा कभी इकट्ठे कनेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर मुझे 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना है, पहला वे क्या है कि एक डिवाइस पे कितने एनआईसी हो? 2। फिर एक लैपटॉप से मैं कितने लैपटॉप कनेक्ट कर पाऊंगा? 2। और अगर उस पर भी 2 लगा दूंगा फिर आगे कनेक्ट कर लूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस चाहिए जिससे मैं सबको कनेक्ट कर सकूं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? हब, स्विच। राउटर नहीं बोलते, बात करेंगे बाद में क्या बोलते हैं उस डिवाइस को। फाइन। मैं क्या कह रहा हूं, अब वो डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है आप सबकी बात करवाने के लिए। चलो ठीक है, पहले आप लोगों ने आपस में बात कर लेते थे, अब आपको पता चल गया आप आपस में बात नहीं कर सकते। आप जितनी बात करोगे मेरे थ्रू करोगे। भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बात मेरे को ज्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी। एग्री और नॉट? भाई मेरा बर्डन बढ़ेगा। एक टाइम आएगा मैं क्या हो जाऊंगा? फेल। हाँ, अगर मेरे पे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैं क्या हो जाऊंगा? फेल। तो अगर एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होंगे एक लैन में, नेटवर्क में क्या आ जाएगी? कंजेशन। मैं प्रॉपरली काम नहीं करूंगा। लेकिन अब आप कहो सर कोई ऐसा नेटवर्क है एक लैन में मेरे को बहुत ज्यादा यूजर रखने हैं, भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं नेटवर्क को डिजाइन ही उस अकॉर्डिंग करूंगा कि मैं बीच में कोई छोटा मोटा डिवाइस ना लगा के बढ़िया डिवाइस लगाऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन करवा सके। दिस थिंग इज क्लियर? लैन समझ में आया? लैन के बाद एक टर्म आती है वैन, स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। से क्या मतलब है? इंटरनेट। एक कंपनी है साइट 1, साइट 2, ये भी एक लैन है, ये भी क्या है? एक। ये आपस में बात कर रहे हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? ठीक है जी। इस टाइप के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वैन। अब आपने भी कुछ टर्म सुनी होंगी, जैसे कि कैन सुना है आपने? मैन सुना है आपने? ठीक है। अब ये है ये क्या है? ह्यूमन डिफाइंड टर्म्स। ये क्या थी? कौन सी थी टेक्नोलॉजी डिफाइंड टर्म्स?
लैन और ये क्या है? ह्यूमन डिफाइंड टर्म्स। कोई इशू किसी को? नहीं। कैन का मतलब क्या होता है गाइस? जरूरी है एक कंपनी में एक ही लैन होगी? नहीं, ग्रुप ऑफ लैन भी हो सकते हैं। सेम बिल्डिंग में मल्टीपल लैंड्स भी हो सकती हैं। एग्री और नॉट? उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा एग्जांपल को अपने मैनिपुलेट करते हैं। यार लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो दूंगा ना, घर जाके नोट्स बना लेना। ध्यान दो इधर। एक कैन ये रहा, ये कॉलेज है। एक कॉलेज कौन सा? ITI गुड़गांव। ये किससे कनेक्टेड है? ये इसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच है, ITI नजफगढ़। ठीक है जी, दो ब्रांचेस हैं, डिफरेंट लोकेशन में है। इनमें डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। दिस थिंग इज क्लियर? ये क्या है? एक लैन नहीं है, कैन है। कैन से मतलब यहाँ पे एक सिंगल लैन नहीं है, यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ लैंस। इसका मतलब कैन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ लैंस। ठीक है जी। अब ग्रुप ऑफ लैंस वाया इंटरनेट एक दूसरे से बात कर रही है। इस पर्टिकुलर नेटवर्क को क्या बोलेंगे? अगर वो नेटवर्क एक ही सिटी में एग्जिस्ट करता होगा उसको बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर वो अलग अलग सिटीज में होगा या फिर ओवर द ग्लोब कहीं भी होगा उसको क्या बोलेंगे? वैन। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी कि मैंने नेटवर्क को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया डिवाइड किया। तो सबसे छोटा पार्ट क्या है नेटवर्क का? लैन। उससे थोड़ा बड़ा करूं तो कैन, कैन को और बढ़ाऊं तो मैन, मैन को और बढ़ाऊं तो वैन। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सबको समझ में आया? आगे चले? ठीक है। और किसी ने ये टर्म्स भी सुनी है? सैन क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ जी, कोई पैन का एग्जांपल दे सकता है? पैन में मैक्सिमम कितने डिवाइसेस होंगे? 2। यार मैंने ना वायरलेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ा था अपनी बीटेक में, फाइन। वहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज़ पढ़ी थी जो मेरे माइंड में हमेशा आती है ये पैन पढ़ाते हुए, क्योंकि पैन आज तक मैंने कहीं पढ़ने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा। मैंने कभी गूगल पे ऐसे पैन नहीं ढूंढा और पढ़ा उसको। पैन का एक पर्सपेक्टिव है मेरे माइंड में बहुत साल से, तो मैं वो यही बात आपसे भी डिस्कस करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ ब्लूटूथ से। अगर आपने सुना हो, एक डिवाइस को हब बना सकता हूँ। हब मतलब मेन डिवाइस। इससे मैं 7 डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ। पढ़ा है आपने बीटेक में? पढ़ा है? इस पर्टिकुलर डिवाइस को कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है अभी क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। इस नेटवर्क को भी क्या बोलते हैं? पैन। लेकिन मैंने कहीं नेट पे ऐसा भी पढ़ा था कि पैन में मैक्सिमम कितने डिवाइस हो सकते हैं? 2। तो मैं एग्जांपल इसका देता हूं ब्लूटूथ का, लेकिन ब्लूटूथ से आप मैक्सिमम 2 से ज्यादा डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ये एक वे होता है। तो अगर आपको पढ़ना हो पैन के बारे में और, तो आप गूगल पे पढ़ सकते हो। फाइन, मैं नहीं कह रहा कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है जी। बात किसकी करते हैं? सैन की। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज का क्या मतलब है गाइस? सबसे पहली बात करते हैं। अरे आप फेसबुक करते हो, ठीक है? आप फेसबुक करते हुए किसको एक्सेस करते हो? फेसबुक सर्वर को। तो आपको क्या लगता है जो टीसीपी कनेक्शन आप बनाते हो, टीसीपी के बारे में कितने लोगों को पता है? ठीक है जी, छोड़ो। एचटीटीपी,
ठीक है जी। ये आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है HTTPS? यस सर। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। अब दिख रहा है? अब तो आ ही नहीं रहा, दिख कैसे रहा है? झूठ बोलता है। यस बोलने वाला था, रुक गया। हाँ भाई लिखा हुआ है HTTPS। क्या है ये? ये क्या है? ये पता है आपको? आपने कभी सुना है इसको यूज किया है? आपने ब्राउजर यूज किया कभी? ब्राउजर में आप सीधा वेबसाइट लिख देते हो। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कि आप यहां बैठे हो अपने घर पे, फाइन, अपनी मशीन पे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है जी। आप जब फेसबुक ओपन करते हो तो आप कभी भी फेसबुक सर्वर को हिट नहीं करते, नहीं, आप एक डिवाइस को हिट करते हो जिसका नाम होता है क्या नाम है उसका? LTM। हम सोचते क्या है, हम सीधा फेसबुक सर्वर को हिट कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी सीधा फेसबुक सर्वर को हिट क्यों नहीं करते? यार एक बात बताओ, अगर कोई अटैकर है वो सीधा फेसबुक सर्वर को हिट कर देगा, अगर उसने वो सर्वर क्रैश कर दिया फिर कितना बड़ा इशू आ जाएगा, कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अगर मैं रिक्वेस्ट सीधी सर्वर पे एग्जिस्ट, सर्वर पे रिसीव करवाता हूं तो बहुत बड़ा क्या है, रिस्क। इस रिस्क से बचने के लिए आप क्या यूज करते हो? LTM। LTM से क्या कनेक्टेड होते हैं? मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है जी। तो LTM लगाने का पहला बेनिफिट क्या है कि जो कनेक्शन बनता है कंप्यूटर और किसके बीच में बनता है? LTM अपना कनेक्शन किसके साथ बनाता है? सर्वर के साथ, ठीक है जी। तो इससे पहली प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हो जाती है कि आप डायरेक्टली कभी भी सर्वर पे हिट, और इन सर्वर के नेटवर्क्स को क्या बोलते हैं? ये सर्वर यहां लगे होंगे, इसको आप सर्वर फार्म भी बोल सकते हो, सर्वर फार्म, या फिर बोल सकते हो सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क बेसिकली यूज होता है स्टैटिक डेटा के लिए। किसके लिए? स्टैटिक डेटा के लिए। दिस थिंग इज क्लियर? तो LTM आपको नहीं पढ़ना, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। आपने लोड बैलेंसर सुना? तो उसी का पार्ट है LTM, फाइन। ये भी लोड बैलेंसिंग का काम करता है। आपको अभी नहीं समझा सकता मैं इसका यूज, लेकिन कभी हम CCNA कंप्लीट करेंगे, आप अगर मुझे याद दिलवा दोगे तो मैं आपको बता दूंगा। जब हम नेट पढ़ेंगे ना, नेट, तब याद दिलवाना कि सर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, बताना था एक बार, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, फाइन। दिस थिंग इज क्लियर? तो आपको पता चला है कि नेटवर्क में एक और डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है? LTM स्टैंड्स फॉर। तो जब भी आप फेसबुक, जीमेल कुछ भी हिट करते हो, आप डायरेक्टली सर्वर पे हिट, किस पे हिट करते हो? इन डिवाइसेस पे। ये डिवाइसेस आगे कनेक्शन किसके साथ बनाते हैं? सर्वर के साथ। HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है? OSI मॉडल पढ़ेंगे तब डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। बहुत फायदा हुआ ना, आप डायरेक्टली सर्वर को हिट नहीं कर रहे, हैक नहीं होगा सर्वर। ये LTM ISP का नहीं है ब्रो, ये LTM फेसबुक का है। जिसका सर्वर है उसी का क्या है भाई? सिक्योरिटी मुझे खुद चाहिए। आप अपने घर के बाहर ताला खुद लगाते हो ना, ऐसा थोड़ा ना अगर आपकी कॉलोनी में पुलिस चौकी है तो आप फ्री हो, ठीक है जी। फेसबुक को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो डिवाइस किसको लगाना पड़ेगा? फेसबुक को, ठीक है जी।
नेक्स्ट थिंग जो हमारे सर इसका मतलब फिर एलटीएम डिफरेंट होंगे। अगर हमें डिलीट को एक्सेस करना है तो उसका एलटीएम अलग होगा। नहीं, एलटीएम सब प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। एलटीएम के दो काम होते हैं ब्रो। एक तो लोड बैलेंस करना, मतलब आप हम सब लोग एक टाइम पे फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं तो वो सारी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे थोड़ा ना जाएंगी। तो मैंने बीच में एक एलटीएम लगा रखा है, लोकल ट्रांसपोर्ट मैनेजर, जो काम किसका करता है, लोड। एक रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास भेजेगा, दूसरी इसके पास, तीसरी इसके पास, चौथी, ऐसे इस लोड को क्या करेगा, मैनेज। और एक बात और सोचना कभी, देखो यूएस में भी लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, इंडिया में भी लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। अब जो हमारा फेसबुक डेटा है वो सेव है कहीं पे, और यूएस वालों का भी सेव है कहीं पे। पहली बात तो वो सेम जगह पे सेव नहीं है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे सेव है। इंडिया का इंडिया में ही सेव है, यूएस का, और वो डेटाबेस आपस में भी क्या है, कनेक्टेड है। कि यूएस का बंदा कभी इंडिया आ जाए तो सेम डेटाबेस उसको इंडिया में भी मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात? ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप यहाँ पे बैठ के फेसबुक चला रहे हो तो आप मार्क के घर ही जा रहे हो अपना डेटा लेने। ठीक है जी। इंडिया में ही सर्वर है जहाँ पे वो डेटा सेव है। इंडिया में ही डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, सर्वर्स। डेटा का सेंटर, जहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, डेटा, जो आम आदमी के किसी काम का नहीं है। फाइन। एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा या नहीं वो बात की बात है ब्रो, वो तो पैसे देने के ऊपर है यार। ठीक है। आपने एक मूवी देखी थी, एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले, प्लेयर्स। एक हॉलीवुड मूवी की कॉपी थी, इटालियन जॉब की। उसमें आपने एक सीन देखा होगा, बंदा कार ड्राइव कर रहा होता, नहीं बंदा घर पे होता है, बंदी कार ड्राइव कर रही होती है, इस बंदे का लैपटॉप हैक हो जाता है। ये उस बंदी को फोन करता है, कहता है भाई हाँ भाई मेरा लैपटॉप क्यों हैक कर लिया। इसके सामने इसका लैपटॉप पड़ा है, वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, हैक कैसे हो गया। इलॉजिकल इंडियंस। भाई जरूरी थोड़ा ना हमेशा मूवी नॉन टेक्निकल पर्सन ही देखेंगे, टेक्निकल लोग भी तो मूवी देख सकते हैं, तो सोचना चाहिए ना उनको। कुछ कुछ होता रहता है, पता नहीं लोग सोचते नहीं है। और फिर लोग ऐसा भी सोचते हैं यार मुझे भी ऐसा बनना है। डबल इलॉजिकल। नेक्स्ट थिंग, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने मोड्स हैं, कितने तरीके हैं बात करने के। देखो जी, इस बात को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। बच्चा पैदा होता है, सिर्फ घर वाले बोलते हैं और वो सुनता है, कभी पलट के जवाब नहीं देता। कम्युनिकेशन हो रहा है कितनी डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक। ये बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके बाल भी नहीं आए, दांत भी नहीं आए, आईब्रो भी पूरी नहीं बनी है, बन गई चलो, ये सिर्फ घर वालों की बात सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कम्युनिकेशन वन वे है और वन वे ही रहेगा, कभी भी टू वे। बच्चा कभी भी जवाब नहीं दे सकता, नहीं। मैंने क्या बोला, कम्युनिकेशन वन वे रहेगा। ये लोग हैं, ये इसके लिए आउटसाइड वर्ड है। आउटसाइड वर्ड मतलब कुछ भी इसके अलावा, इसके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी, ये सब बोलेंगे और ये सुन सकता है कभी भी जवाब, क्योंकि अभी इसने बोलना सीखा ही नहीं है। इस मोड को क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स। दिस थिंग इज क्लियर।
वन वे, और वही वन वे रहेगा। देख मैं यहां से टाइप कर रहा हूं, ये चल रहा है, कभी ये अपोजिट नहीं हो सकता, ये फ्लो कभी भी अपोजिट ऐसा नहीं हो सकता। मैं पेन को यहां छोड़ दूं और यहां से लिखूं और ये हिले अपने आप, ये पॉसिबल? मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूं, वो भी कभी भी अपोजिट फ्लो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता मैं यहां टाइप करूं और यहां पे की प्रेस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, कि बात होगी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, कभी रिप्लाई नहीं आएगा। दूसरा केस क्या होता है, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है जी, माँ बाप भी बच्चे को कुछ बोल लेते हैं और बच्चा भी माँ बाप को कुछ बोल लेता है, लेकिन दोनों एक टाइम पे नहीं बोल सकते। बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, उसकी समझ अभी इतनी नहीं हुई, यस ग्रोइंग बेबी है, फाइन, 3-4 साल का बच्चा है, तो वो कुछ बोलता है, घर वाले समझते हैं, लेकिन दोनों एक टाइम पे बात नहीं कर सकते, वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब कम्युनिकेशन टू वे होगा, लेकिन एक सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कभी भी टू वे नहीं होगा। एक सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमेशा क्या होगा, वन वे। एक टाइम पे मैं बोलूं, एक टाइम पे आप बोलो, बस। ये एग्जांपल किसका है, वॉकी टॉकी को, या फिर आप एक एग्जांपल लो ब्लूटूथ का। किसका, ब्लूटूथ का। मैं एक टाइम पे सेंड कर सकता हूं, ये एक टाइम पे रिसीव कर सकता है, लेकिन दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सेंड कर सकता है और मैं रिसीव कर सकता हूं। ये एग्जांपल किसका हो गया, हाफ डुप्लेक्स का। अब एग्जांपल लेते हैं किसका, फुल डुप्लेक्स का। भाई हम बड़े हो गए हैं, अब हम जबान भी चला सकते हैं। हाँ, हमारे लिए काम ठीक नहीं है, हम अपने घर वालों से किसी भी तरह बात कर सकते हैं और सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात। इस एग्जांपल को क्या बोलोगे आप, फुल डुप्लेक्स। जैसे आप फोन पे नॉर्मली बात करते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। एक ही टाइम पे मैं सेंड भी कर रहा हूं, एक ही टाइम पे मैं रिसीव भी कर रहा हूं। दिस थिंग इज क्लियर, कोई इशू किसी को नहीं। उसके बाद क्या आता है, टाइप ऑफ, कितने टाइप का होता है कम्युनिकेशन, देखो जी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वही न्यू बॉर्न बेबी वाला। सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले किससे बात करता है, फिर फैमिली से, फिर सारी दुनिया से। पूरा रूम है, मैं सबसे पहले सिर्फ इससे बात कर रहा था। कम्युनिकेशन कैसा था, 1 to 1। एक सेंडर था और रिसीवर भी कितने थे, एक। इस पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिकेशन को क्या बोलूंगा। अब मैंने सब लोगों में से 4 लोग चूज किए, 1 2 3 4। मैं सबसे बात नहीं कर रहा, सिर्फ किनसे बात कर रहा हूं, इन चारों से, फाइन। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट, 1 to many, फाइन। थर्ड एग्जांपल, सबसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट का मतलब क्या है, मल्टीकास्ट का तो ये इशू किसी को, इतनी बात समझ में आई। एक बंदा एक बंदे से बात करेगा, क्या बोलेंगे, एक बंदा सबसे नहीं कुछ बंदों से बात करेगा, क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट। एक बंदा सबसे बात करेगा, क्या बोलेंगे, ब्रॉड। कोई इशू किसी को, देखो जी। तो यार 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं मेरे पास, एड्रेसेस आर ऑफ 2 टाइप। आईपी एड्रेस एंड
मैक एड्रेस दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेस और ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। देखो यार, दो तरह के एड्रेस क्यों बनाए गए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी ये समझो कि एड्रेस दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, और इनको मैं यूज कैसे करता हूं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो तभी पूछ लेना। फाइन। मैक एड्रेस होता है यार 48 बिट्स का। कितने बिट्स का? 48। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किस फॉर्म में? हेक्साडेसिमल का मतलब सबको पता है, सब कन्वर्ट कर लोगे हेक्साडेसिमल में, पक्का? ठीक है। तो एक एड्रेस लिखा मैंने, कितनी बिट्स हैं ये कितनी बिट्स हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया, मैं किसमें रिप्रेजेंट करता हूं एड्रेस को? हेक्सा। ठीक है जी, समझ में आया? पक्का? हेक्साडेसिमल में भाई 16 ही वैल्यूज होती हैं, 0 से लेके कोई इशू? हेक्साडेसिमल में इन 16 के अलावा कभी भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैंने एक मैक एड्रेस लिखा, ये कितने बिट्स हैं? 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। कोई जो थोड़ा इंटेलिजेंट होता तो क्या कर लेता? 4 इंटू 4। अपना अपना ऐड करने का तरीका है। तो एक फील्ड कितने बिट की हो गई? टोटल कितनी फील्ड्स हैं? 3। कितनी फील्ड्स हैं? 3। 16 इंटू 3 48। हो गया मेरा मैक एड्रेस पूरा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब वेरिएशन कहां से कहां तक होगी बात करें। ये सबसे छोटा मैक एड्रेस होगा और ये सबसे बड़ा मैक एड्रेस होगा। कोई इश्यू? सारी वैल्यूज इसी के बीच में लाई करेंगी। ठीक है जी, मैथ्स तो पता है ना? मैथ्स अरे आता है आपको सब कुछ, घर जाके दोबारा वीडियो देखना। फाइन। हाँ जी, किसकी बात कर रहे थे? हाउ ऑर्गेनाइजेशंस यूज दिस। देखो, एक बहुत सरल सी बात है। साइबर क्राइम, कितने लोगों ने सुना है वर्ड साइबर क्राइम? ठीक है जी। आजकल टीवी पे एक सीरियल आता है, बहुत सारे लोग देखते होंगे। क्या उसका नाम? इंडिया फाइट बैक, सावधान इंडिया। हाँ ठीक है भाई, सावधान इंडिया देखते हैं। ठीक है। तो सावधान इंडिया में बहुत बार आपने देखा होगा साइबर क्राइम के केसेस होते हैं। फाइन। साइबर क्राइम के केसेस क्या होते हैं यार? जैसे आज मेरे को आपकी कुछ चीजें मिल गई पर्सनल, आपकी फोटो मिल गई, आपकी डिटेल्स मिल गई, मैंने आपके नाम से एक आईडी बनाई फेसबुक पे और आपको बदनाम करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम में आपको पता चला, आप उसके अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो? उस पर क्या ले सकते हो? एक्शन ले सकते हो। एक्शन मतलब आप मुझ पे केस कर सकते हो। अभी आपको मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, तो एक्चुअली क्या होगा, वो बंदा, जो बंदा भी ये काम कर रहा होगा, पहली बात तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। ठीक है जी। माना वो किसी साइबर कैफे में जाके रोज ये काम करता है। फाइन। तो साइबर कैफे से मेरे को उसका आईपी पता चलेगा, आईपी से मैं उसका क्या निकालूंगा? मैक। क्या निकालूंगा? मैक। मुझे उसका मेनली एट द एंड क्या पता चल जाएगा? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है,
वो कभी भी दो डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता। आपके जो घर का एड्रेस है वो कभी भी मेरे घर के एड्रेस से या किसी के घर के एड्रेस से मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो जगह दुनिया में एक ही है। एग्री? वैसे ही वो डिवाइस भी दुनिया में एक ही है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस हायरार्की को बनाने के लिए, हायरार्की मतलब एक पैटर्न बनाने के लिए, पैटर्न मतलब अगर डेल है तो डेल एक ही सीरीज के मैक एड्रेस यूज करे, एचपी है एक ही सीरीज यूज करे, लिनोवो है एक ही सीरीज यूज करे, सोनी है एक ही सीरीज यूज करे, मैकबुक है एक ही सीरीज। इससे फायदा क्या होगा, मेरे को देखते ही पता चल जाएगा ये किस वेंडर का मैक एड्रेस है, और मैं सीधा उस वेंडर को कॉल करूंगा और उससे पूछूंगा आपने इस मैक एड्रेस का डिवाइस किसको बेचा था, वो मुझे डिटेल्स बता देगा। एग्री और नॉट? इससे मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी। तो मैक एड्रेस को मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है मैं आपको बताता हूं। टोटल कितने बिट्स है, 0 से 47 तक जाऊंगा, ठीक है जी। मैंने पहले 24 बिट्स किसको दिए हुए हैं, क्या लिखा मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। इसका मतलब जैसे एचपी है, एचपी ने एक OUI खरीदा, OUI में कितने बिट्स खरीदे, 24 बिट खरीद लिए। लेट से वो 24 बिट क्या थे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, एग्जांपल है सिर्फ, ये 24 बिट खरीद लिए किसने, कौन से वेंडर ने, एचपी। खरीद लिए। अब एचपी ने अपना पहला लैपटॉप बनाया, लैपटॉप नहीं कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका मैक एड्रेस होगा भाई, कोई भी मशीन होगी नेटवर्क में उसका फिजिकल एड्रेस जरूर होगा। वो प्रिंटर भी हो सकता है, एक आईपी फोन भी हो सकता है, जिसको पता है आईपी फोन क्या होता है जिसने देखा है। इट कैन बी अ लैपटॉप ऑल्सो, इट कैन बी अ पैड ऑल्सो, इट कैन बी अ फोन ऑल्सो। तो एचपी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसको फिजिकल एड्रेस देना ही पड़ेगा। एग्री? इतनी बात समझ में आई? अब एचपी ने क्या किया, पहला प्रोडक्ट बनाया और उसको मैक एड्रेस दे दिया, ठीक है। 1:30 बजे छोड़ दूंगा, आप कर लेना, ठीक है जी। हाँ यार आप आ जाना, ठीक है जी। एचपी ने पहले 23 बिट क्या रखे, सेव, अपने सेम रखे और आगे के 23 बिट से मैक एड्रेस प्रोवाइड करने शुरू किए। एग्री? मैं क्या कहना चाहता हूं, एक सिंगल OUI पे एचपी कितने मैक एड्रेसेस बना सकता है, 2 to the power 24। एग्री और नॉट? देखो पहले 24 बिट हमेशा क्या रखेगा, सेम, क्योंकि ये OUI उसने खरीदा हुआ है। ये OUI बेचता कौन है, आईना। भाई ऐसा थोड़ा है कि आज मैं अगर अपनी एक कंपनी खोल लेता हूं तो सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा, नहीं, मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो प्रोटोकॉल्स पहले डिफाइंड है। तो हर चीज के लिए पहले ही प्रोटोकॉल डिफाइन किए गए हैं, मतलब कि अगर मुझे आज एक अपना, मैं आज सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे भाई एयरटेल काम कर रहा है वैसे ही मेरी भी कंपनी हो, मैं भी काम करूं। तो भाई मुझे पहले सारी दुनिया से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कनेक्ट। कल मैंने आपसे यही बात की थी कि भाई मैं अकेले खुद कुछ काम, मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं डिवाइसेस की, लैपटॉप्स की। मैं चाहता हूं भाई मार्केट में नेटवर्क बुल्स के नाम से लैपटॉप्स आए, फाइन। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप बनाए, अब उनको एक मैक एड्रेस प्रोवाइड करना। अब उस मैक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा, एक OUI। OUI किससे खरीदना पड़ेगा, आईना से। दिस थिंग इज क्लियर? तो एचपी ने भी आईना से OUI खरीदा, पहले कितने बिट मार्क कर लिए, 24। 24 बिट कैसे है पता सबको, 4 4 4 4, 16 और 4 20 और 4। जिसको नहीं पता वो पढ़ के आएगा कल हेक्साडेसिमल के बारे में, ठीक है जी। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेगा भाई।
बाकी उसके हाथ में बिट्स कितने हैं 24। वो मैनिपुलेशन किसमें कर सकता है, तो 24 बिट में मैनिपुलेशन कितनी हो सकती है 2 टू द पावर 24। मतलब एक सिंगल OUI से HP कितने डिवाइसेस को मैक एड्रेस दे सकता है 2 टू द पावर 24 दे दिया, OUI फिनिश हो गया। जरूरी थोड़ा ना दुनिया में HP के 2 टू द पावर 24 डिवाइसेस भी होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। HP ने क्या खरीद लिया, एक नया OUI, उस OUI पे फिर क्या बना दिए, बहुत सारे मैक एड्रेसेस, और मैक एड्रेसेस किसको साइन कर दिए, डिवाइसेस को। अब एक सच बताता हूँ, HP के डिवाइस में कभी भी HP का निक नहीं लगा होता। NIC कार्ड जो है मैक एड्रेस किसका होता है, डिवाइस का नहीं होता कभी भी, किसका होता है, उस NIC कार्ड का। कंप्यूटर का काम था कभी कम्युनिकेशन करना, नहीं, कंप्यूटर का काम क्या था, कंप्यूटेशन करना। मैंने कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंप्यूटर में क्या लगाया, NIC कार्ड। मतलब जो कंपनी उस NIC कार्ड को मैन्युफैक्चर कर रही है, ना ही वो HP है, ना ही वो डेल है, ना ही वो सोनी है, ना ही वो एप्पल है, कोई और ही कंपनी है वो। यस, कोई और कंपनी है जो NIC कार्ड को बिल्ड कर रही है। वो कंपनी खरीदती है क्या, OUI। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हो कौन से वेंडर्स हैं जो निक बनाते हैं, NIC कार्ड्स बनाते हैं। फाइन, वो खरीदते हैं OUI किससे, आईना से, और अपने पर्टिकुलर निक्स को मैक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए, सर मैक एड्रेस रिन्यू नहीं होता, जैसे टेलीफोन नंबर एक बार बंद हो गया तो मैक एड्रेस निक कार्ड जो होता है आपका, वो कभी रिपेयरेबल नहीं होता। जिस टाइम निक कार्ड खराब हो गया, उस टाइम जो आइडेंटिटी उसकी थी वो लॉस्ट हो गई, नई आइडेंटिटी मिलेगी। अब आपको निक रिप्लेस होगा तो आइडेंटिटी भी क्या आएगी, नहीं, हमेशा। दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसने वो बनाया है अब तक उसको नहीं पता कि वो क्या हो गया, खराब। ठीक है जी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, डेल HP कोई भी कंपनी होती है अपना पार्ट वापस ले जाती है चेंज करके, आपके पास क्यों नहीं छोड़ती, भाई उनके पास रिकॉर्ड में रहे कि ये पार्ट मेरे पास वापस आ गया, मैं इसको अब रीयूज कर सकता हूं। यस, ये तो बेनिफिट है। सर मैक चेंजर टूल आता है, उससे मैक चेंज हो सकता है क्या? हाँ सर, देखो यार, इट्स लाइक दिस, जो मैक चेंजर टूल होता है उसके बारे में मेरा क्या सोचना है, आप अपने घर से चिट्ठी लिख रहे हो बैठ के, लेकिन आपने चिट्ठी भेजने से पहले एड्रेस बाय किसी और का लिख के भेज दिया, तो सामने वाले को मिलते हुए क्या लगेगा, भाई किसी और नहीं भेजा, आपने नहीं भेजा। एक्चुअली वो ट्रैफिक गया कहां से है, आपके पास से। मतलब आपने सिर्फ क्या किया, जो आपने मैसेज भेजा है उसमें उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दिया, एक्चुअल आइडेंटिटी अभी भी आपकी सेम है। ठीक है जी। वो तो नेटवर्क में जब भी आप अटैक्स करते हो या फिर किसी टाइप की हैकिंग करते हो, तब आप कौन सा टूल यूज करते हो, मैक एड्रेस चेंजर। तो सर चेंज करने के बाद भी जो मैं अपना डिवाइस यूज करता हूँ तो उसका भी कुछ पार्ट रह जाता है, या मुझे पता लग सकता है कि हाँ भाई अभी भी डिवाइस वो जो टूल होगा वो मैक एड्रेस अपने आप जनरेट करेगा, वो उस टूल के ऊपर होता है वो क्या मैक एड्रेस जनरेट कर रहा है। इट विल बी डिफरेंट यार, क्योंकि जिसने वो टूल बनाया उसको भी इन सारी बातों के बारे में पता होगा। विदाउट द टूल भी तो कर सकते हैं चीज़ें। भाई VM में कर सकते हो आप, जिसको वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता है वो कर सकता है। फाइन। पर हमें मैक एड्रेस चेंज करने के बारे में नहीं पढ़ना, फाइन, तो उस पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करो तो अच्छा। जब CCNA सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा मैं तभी तो बताऊंगा आपको मैक एड्रेस चेंज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है जी। अगली बात करते हैं, मैक एड्रेस समझ में आ गया। अगला एड्रेस होता है IP एड्रेस। फाइन। IP एड्रेस किस लिए बनाया गया बाद में बात करेंगे, पहले IP एड्रेस होता गया एक 32 बिट एड्रेस है जो डिवाइड किसमें है,
किसमें डिवाइडेड है? 4। एक ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, 8 बिट 8 बिट 8 बिट और क्या आगे 8 बिट। ठीक है जी। कितने लोगों को बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आता है? सबको? नहीं, सबको आता है? वेरी गुड। ठीक है जी। तो 8 बिट है मेरे पास, आपको भी आता है ना? तुझे नहीं आता? अरे कोई नहीं, सिखा देंगे। कितने बिट्स हैं? अरे मेरी शक्ल पे छोड़ना है, यहाँ लिखी हुई है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट है भाई, देख रही है सबको? मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, आप जैसे मर्जी करते हो। फाइन। एक कमरे में 8 क्या लगी हुई हैं? अरे ऐसा समझ लो, आपको आपके लिए अच्छा हो जाएगा, 8 लड़कियां हैं। ठीक है भाई, लड़कियां भी ट्यूबलाइट ही होती हैं। मतलब पता है इस बात का? जिसको थोड़ा बात लेट समझ में आती है। अब जिसको ये बात भी लेट समझ में आई है वो भी ट्यूबलाइट ही था, वो उनके साथ ही खड़ा है, ऐसा लगा लेना आप। ठीक है भाई। तो एक कमरे में 8 लड़कियां, 8 ट्यूबलाइट हैं, लड़कियों से आप ज्यादा वो हो गए प्रभावित। फाइन। तो भाई मैं चाहता हूँ कमरे में मैक्सिमम लाइट हो, क्या करना पड़ेगा? 8 तो जलानी पड़ेंगी। तो 8 बिट है, मैक्सिमम वैल्यू आए, सारी बिट्स को क्या करना पड़ेगा? ऑन। क्योंकि बाइनरी में दो ही चीजें होती हैं, ऑन या ऑफ। ठीक है जी। जैसे ट्यूबलाइट के साथ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो ऑन रहेगी या वो कभी बंद बुझ नहीं होगी। वैसे बंद बुझ नाम का कुछ नहीं होता, बंद और बुझे की बात होती है। ठीक है जी। वो जल बुझ होता है, चस बुझ, चसना है आपको। ठीक है जी। ठीक है भाई। मिनिमम लाइट कब होगी कमरे में? मिनिमम लाइट का मतलब होता है लाइट होना ही ना। तो मैंने 8 को क्या कर दिया? ऑफ। ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। 8 ऑन रहेंगी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम लाइट आएगी। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? 128 प्लस 64, 192 प्लस 32, 224 प्लस 16, 240 प्लस 8, 248 प्लस 4, 252 प्लस 2, 254 प्लस 1, 250। ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू सारी क्या होंगी? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। कोई बिट 1 नहीं है, कोई काउंट नहीं होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब 8 बिट के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम क्या होगी? 255। ठीक है जी, कोई दिक्कत? बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी? इन बिटवीन मैक्सिमम। इसका मतलब आईपी हेडर के, सॉरी आईपी एड्रेस के किसी भी ऑक्टेट में वैल्यूज कभी भी 0 से 255 के बीच में लाई करेंगी, कभी इससे ना ज्यादा होंगी ना कम होंगी। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? मतलब ये एड्रेस कुछ कैसा होगा? ऐसा। ठीक है जी। ये सारे ऑक्टेट्स की वैल्यू 0 से 255 के बीच में लाई करती है, मतलब ये एड्रेस क्या है? वैलिड। तो ये कुछ आईपी एड्रेस है आपका ऐसा दिखने वाला, और कुछ ऐसा ही दिखने वाला क्या है? मैक एड्रेस है। फाइन। अब आईपी एड्रेसेस मिलके एक नेटवर्क कैसे बनाते हैं ये पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है हमें? देखो यार, अब मैं डिवाइस को दूंगा क्या? आईपी एड्रेस, एग्री?
और डिवाइस के पास अपना एक क्या होगा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस उसके पास हमेशा होगा और आईपी प्रोवाइड कौन करेगा, मैं। ठीक है, मैंने इन दो डिवाइसेस को आईपी प्रोवाइड करी। अब इन दो डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि वो आईपी सेम नेटवर्क की है या, भाई इस बंदे को पता होगा ना ये जिससे बात कर रहा है वो इसके नेटवर्क में है या नहीं है। एग्री, दिस थिंग इज क्लियर। तो मेरा ये कंसर्न रहेगा, ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं कल। ठीक है, कल आईपी एड्रेसिंग मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा आईपी एड्रेसिंग में, सबसे पहले टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, क्लासेस, सबनेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी, क्या जरूरत है, सब बात करेंगे। वीएलएसएन क्या होता है, आज के टाइम में कंपनीज में इस चीज को आप कैसे यूज करोगे। ठीक है जी, तो कल टोटली टॉपिक रहेगा हमारा जिसमें आपका मैथ्स काम करेगा। तो थोड़ा सा जागते रहना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा।